हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम यहाँ पर अपनी जीतो नीट को सीरीज में नेक्स्ट जो पार्ट सेल का डिस्कस करने वाले हैं वो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ एक थोड़ा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस होता है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर या ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। तो वो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, और उस सिस्टम को उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, या जिनके फंक्शंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। वो पूरा जो सिस्टम बन जाता है उसको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। तो आइए यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक्चुअल में है क्या और किस किस से मिलके बना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों डेफिनेशन कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि पता चल रहा है, एंडो का मतलब इनसाइड द सेल एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिल के बनाते हैं एक सिस्टम जिसको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। तो हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, और वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अगर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, यानी उनके फंक्शंस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तब वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है, सारे ऑर्गेनल्स नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सब इसमें कंसिडर नहीं होते हैं। केवल कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं या ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, या उनके फंक्शंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं। इसलिए इस सिस्टम को हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कह देते हैं। अब देखिए, ऐसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं, हम प्लास्टिड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आप और भी ऑर्गेनल्स के बारे में जानते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऑर्गेनल्स ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। सेल के लिए काम करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करें कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम फिर क्या चीज़ें होती हैं, तो देखिए यहाँ पर हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप ERB कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो नोन एज ER। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ER आपको मिलेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा नाम आता है उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड वन इज लाइसोसोम्स, एंड फोर्थ इज वैक्यूल्स। ये चारों सिस्टम या ये चारों ऑर्गेनल्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं, या इनका फंक्शंस एक दूसरे को कैसे कोऑर्डिनेट करता है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सारे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का होता है, कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। तो ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ यूकैरियोट सेल्स भी ऐसी होती है जिनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो आइए यहाँ पर देखें हम कि प्रोकैरियोटिक सेल के साथ साथ मैच्योर आरबीसीज, ओवम एंड एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर भी ये एब्सेंट होते हैं, उनमें भी ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब सबसे पहले हम एक एक करके इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। यहाँ पर देखिए, नाम से ही पता चल जाता है, एंडोमिस इनसाइड, प्लाज्मा साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिक का मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड रेटिकुलम होता है एक ट्यूबुलर नेटवर्क जो कि स्मॉल ट्यूब से मिलके बना होता है। तो इस तरह का जो एक नेटवर्क होता है उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें इस सेल को, तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास आपको ये जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है रेड कलर से, ये सिस्टम पूरा का पूरा ER कहलाता है। ठीक है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होता है सेल के लिए, क्योंकि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उसके साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये अभी हम आगे फंक्शंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट ऐसा एक नेटवर्क होता है जो कि स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स से मिलके बना होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कनेक्ट होता है ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैला हुआ है। आप देखें यहाँ पे न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, अगर हम न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं
तो उसका जो आउटर सरफेस होता है वहाँ पे आपको इस तरह की स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। एंड ये पूरी सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस से लेके और सेल की मेम्ब्रेन तक फैली होती हैं। तो ये कनेक्ट करती हैं एक तरह से न्यूक्लियस को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसका ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, इसके बेसिस पर जो आपका साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। और उन दोनों कंपार्टमेंट्स में से हम एक तो कहेंगे कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसके बीच में जो पाइप है, मान लीजिए ये इस तरह की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो इसके बीच में ये वाला जो स्पेस प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं ल्यूमिनर, यानी कि इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके बाहर वाला जो साइटोप्लाज्म है वो कहलाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो दो पार्ट्स हो गए, एक तो इनसाइड द मेम्ब्रेन और इनसाइड द ट्यूब्यूल्स, एंड दूसरा हो जाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ये दो इसके पार्ट होते हैं कि इसकी वजह से, किसकी वजह से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नेटवर्क है उसकी वजह से जो पूरी ल्यूमन है या पूरा जो साइटोप्लाज्म है आपका वो दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो दो डिफरेंट टाइप की आपको देखने को मिलती है, जिसमें एक कहलाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी कहलाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रफ होनी चाहिए। और वो रफ क्यों होती है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इसकी सरफेस पर अटैच्ड होते हैं एज बटन लाइक स्ट्रक्चर्स और डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है इसकी स्मूथ नहीं रहेगी जब इसके ऊपर बटन लाइक स्ट्रक्चर्स या डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, तो इसलिए इसको रफ कहा जाता है। एंड राइबोसोम्स का जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। क्लियर? सबसे ज्यादा मिलती हैं ये एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सेल्स में। पैनक्रियाटिक सेल्स की जो आउटर पार्ट होता है उसके साथ साथ प्लाज्मा सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो स्मूथ, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आप जान सकते हैं इसको, स्मूथ है और उसकी जो सरफेस है वहां पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, नो राइबोसोम्स या एब्सेंट ऑफ राइबोसोम्स। उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ दिखाई देती है, इसलिए उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंड इसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स। लिपिड और हार्मोन्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और लिवर एंड टेस्टिकुलर सेल्स में ये लार्ज नंबर में पाए जाते हैं। क्लियर? ये डिफरेंस के रूप में भी आपको याद होना चाहिए एंड इनकी स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो रफ हम क्यों कहेंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। एंड स्मूथ क्यों कहेंगे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। इनमें डिफरेंस क्या हुआ कि राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और क्योंकि राइबोसोम्स नहीं है तो ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉयड हार्मोन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लार्ज ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, अगर वो साइज छोटा है तो उसको हम वेसाइकल्स या ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ अगर हम स्मूथ ईआर की बात करते हैं तो वो लिवर सेल्स में अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि अभी आपने देखा, दो फंक्शंस तो हम यहाँ पर देख ही चुके हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड टू सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड टू सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। एंड इट ऑल्सो फॉर्म ए सपोर्टिंग नेटवर्क ऑफ सेल, क्योंकि ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि पूरा एक सेल के अंदर फैला हुआ होता है। तो ये एक आप कह सकते हो इसका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, एक सपोर्टिंग नेटवर्क बनाता है उसके अंदर। साथ में इट प्रोवाइड चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि जैसे कि हमने आपको बताया कि न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैले हुए होते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल जो न्यूक्लियस से आ रहा है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको फॉर्म कर रही हैं उसको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो ये इसका मेन फंक्शन हो गया। आइए हम बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये एक सेकंड इम्पॉर्टेंट
पार्ट है इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। सबसे पहले हम देखें इसको किसने डिस्कवर किया था, तो डिस्कवर किया गया कैमिलो गोल्जी के थ्रू, और इसीलिए इसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स रखा गया है। 1898 में इसको डिस्कवर किया गया था, ये ईयर आप याद रखिएगा, एंड कैमिलो गोल्जी, ये भी आप लर्न करिए, इंपॉर्टेंट है और लर्न होगा, आई थिंक 9th में आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, डबल नहीं है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती थी, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इनका दूसरा नाम गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज भी होता है, या तो इनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, और गोल्जी बॉडीज भी कहा जाता है। अब इसकी देखिए शेप जो होती है वो स्पेशलाइज्ड शेप होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो जो ट्यूब्स होती हैं वो फ्लैट या डिस्क शेप्ड हो सकती हैं, जिनको हम वेसाइकल्स, सिस्टर्नी या वैक्यूल्स के रूप में जानते हैं। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, वेसाइकल्स और वैक्यूल्स जो होती हैं वो राउंड स्फेरिकल शेप में पिंच ऑफ होती है, आप कह सकते हैं कि राउंड बॉल्स होती हैं। पास कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर द न्यूक्लियस सिचुएटेड होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है। और प्लांट सेल्स में और इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर ये लेस डेवलप्ड होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर इनका नाम डिक्टियोसोम होता है, वहाँ पर इनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं कहा जाता है, डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। और एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड है तो ये बट नेचुरल है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं प्रेजेंट होंगे। अब देखिए अगर आप इनका स्ट्रक्चर, तो देखिए ये इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ट्यूबुलर, और ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है उसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, और उसके साथ जो वेसाइकल्स हैं, सिक्रीटरी वेसाइकल्स, ये कहाँ से फॉर्म होती हैं, ये फॉर्म होती हैं सिस्टर्नी से, पिंच ऑफ हो जाती हैं छोटी छोटी ड्रॉप्स के रूप में, और जब ये छोटी छोटी ड्रॉप्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं तो फिर ये वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये इनका एक मेन स्ट्रक्चर होता है। अभी हम देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर्स को, तो देखिए अब हम एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, नियर द न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। और सिस्टर्नी जो है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, फ्लैट है, और अरेंज्ड इन स्टैक, एक एक के ऊपर एक अरेंज होती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से एक के ऊपर एक अरेंज होती हैं। इनका जो साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होता है, एक दूसरे के साथ पैरेलल स्टैक के रूप में प्रेजेंट है। इसके देखिए अरेंजमेंट जो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, उसके दो फेजेस होते हैं, दो फेस होते हैं, यानी कि कौन सा फेस किस तरफ रहेगा, फेस का मतलब किधर की साइड उसका डायरेक्शन होगा। तो अगर आप देखें तो इसका सिस फेस जो होता है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है, सिस फेस, दिस इज सिस फेस, ठीक है। ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियस की साइड में होता है, और दूसरा जो एंड होता है इसका उसको हम ट्रांस फेस कहते हैं, उसको मैच्योरिंग फेस भी कहा जाता है। अभी हम देखेंगे इनको फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस क्यों कहा जाता है। तो ये जो दूसरा फेस है ट्रांस फेस, ये अपोजिट टू न्यूक्लियस है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। इसके साथ ही में वेसाइकल्स जो होती हैं वो स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, जिनके अंदर प्रोटीन पैक होता है, और वो पिंच ऑफ होती रहती हैं, यानी कि जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहा है, अभी हम देखने वाले हैं आगे, वो इसमें वेसाइकल्स के रूप में पिंच ऑफ होता है। इसके साथ वैक्यूल्स जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं बाय द फ्यूजन ऑफ वेसाइकल्स, जैसा कि अभी हम देख चुके हैं। अभी देखते हैं हम इसको किस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है स्टोरिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये कनेक्टेड है। देखिए अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो ये किस तरह से कनेक्टेड है ये देखिए। यहाँ पर ये देखिए, अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियस, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर जो दिखाया गया है वो न्यूक्लियस, इसके बाहर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला जो पार्ट है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें भी आप देखें तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, और इसको अगर आप देख रहे हैं तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ठीक है। अब क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी कुछ सब्सटेंसेस फॉर्म करती हैं या जो भी कुछ बनाती हैं वो वेसाइकल्स की फॉर्म में यहाँ पर रिलीज होता है और ट्रांसपोर्ट हो जाता है सिस स्पेस ऑफ गोल्जी बॉडीज की तरफ। जो गोल्जी बॉडीज हैं ये यहाँ पर प्रेजेंट है, देखिए स्टैक्स के रूप में, दिस इज गोल्जी बॉडी, और यहाँ इसका जो सिस स्पेस है वो किसकी तरफ है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है। तो यहाँ पर जो भी मटेरियल रिलीज किया जाता है यहाँ से वो वेसाइकल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कहाँ पर,
जो सिस फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वहां पर इसका फिर क्या हो जाता है, जो भी इसके अंदर सिंपल मटेरियल प्रेजेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद ये ट्रांस फेज की तरफ मूव करते हैं, और ट्रांस फेज में जाके ये रिलीज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्नी। ठीक है, तो इस सिस्टर्नी नहीं, वेसाइकल्स के रूप में ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वेसाइकल्स के रूप में ये फॉर्म हो जाते हैं, और पहले प्राइमरी वेसाइकल बनती है, फिर सेकेंडरी वेसाइकल बनती है, और फिर वो पहुंच जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तक, और फिर वहां से उनको रिलीज आउट कर दिया जाता है आउटसाइड द सेल। तो देखिए जो भी प्रोटीन बना, लिपिड बना, वो सब क्या होते हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्ट किस तरह से होंगे, वो पैकेजिंग मटेरियल क्या है, वेसाइकल्स के फॉर्म में आया, वेसाइकल्स जो होती हैं वो इधर आ गई, और फिर उसके बाद वो ट्रांस फेज की तरफ मूव कर गई, और ट्रांस फेज की तरफ जाने के बाद वो पिंच ऑफ हो गई, और उसके बाद फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच गई, और वहां से वो आउटसाइड निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी सब्सटेंसेस फॉर्म करेंगे वो फिर किसके थ्रू, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू आउटसाइड द सेल क्या कर दिए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि सिस्टर्नी का स्मॉल वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो वेसाइकल्स होती हैं जब ये आपस में कंबाइंड हो जाती हैं तो फिर वो वैक्यूल्स बना लेती हैं, और वैक्यूल्स के साथ साथ लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन भी यहीं से होता है। तो इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। साथ ही ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, दीज आर द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो भी मटेरियल यहाँ से रिलीज होता है, लिपिड्स या प्रोटीन्स जो होते हैं वो जो रिलीज होते हैं और यहाँ सिस्टर्नी के अंदर पहुंचते हैं, तो वहां पर उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स में, और ये फिर चले जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। तो ये जो पैकेजिंग है किस तरह से होती है, उसको अगर हम एक फ्लो चार्ट के रूप में देखें तो आप देखेंगे सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी मटेरियल फॉर्म हो रहा है वेसाइकल्स के रूप में सिस फेस की तरफ चला जाता है, सिस्टर्नी के अंदर जाता है, वहां से सिक्रीटरी वेसाइकल्स में चला जाता है, और सिक्रीटरी वेसाइकल्स ट्रांस फेज में से आउट कर दी जाती है, और फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाती हैं। तो इस तरह से ये पूरा एक सिस्टम डेवलप हो जाता है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। हम बात करते हैं लाइसोसोम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था क्रिस्टिन डी डेवे ने। ठीक है, क्रिस्टियन डी डेवे ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था लाइसोसोम्स को। एंड अगर आपको याद हो आपने 9th क्लास में इसको डिस्कस किया था, लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। उनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था उस टाइम में। अब इनको सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है तो इसके बारे में हम भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखें कि ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि सिंगल और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कहलाते हैं। फॉर्म किससे होते हैं, गोल्जी एपरेटस से फॉर्म होते हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स फील्ड होते हैं जो कि RER के थ्रू बनाए जाते हैं। RER सिंथेसिस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, वो एंजाइम्स इसके अंदर फिल होते हैं। एंड दीज एंजाइम्स, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है डाइजेस्टिव हैं, तो वो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स में हेल्प करते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेजेज या न्यूक्लिएजेज, इस तरह के जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके अंदर फिल होते हैं और इन सब के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब मेन फंक्शंस लाइसोसोम्स के हम बात करें तो लाइसोसोम्स क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो दे हेल्प इन क्लीनिंग। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका क्लीनिंग का पार्ट है, तो दे कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एंटर इनटू सेल एज पैथोजेंस। कोई भी फॉरेन मटेरियल जो कि सेल के अंदर एंटर करता है उसको एंगल्फ कर लेते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं। इस तरह से ये इसमें क्लीनिंग ऑफ सेल में हेल्प करते हैं। सेलुलर स्केवेंजर्स इसको कहा जाता है, क्योंकि जो भी वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स हैं, यानी टूट फूट तो होती है, कोई भी ऑर्गेनल अगर है तो उसके अंदर वॉर्न आउट सेल्स होंगी या सेल ऑर्गेनल्स होंगे,
तो पुरानी या जो भी वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको ये डाइजेस्ट कर देते हैं अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू, इसलिए इनको सेलुलर स्कैवेंजर्स भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग कहा जाता है इनको, क्योंकि ये सुसाइडल बैग का क्या मतलब हुआ, अपने आप को ही मार सकते हैं। और अपने आप को कैसे मार सकते हैं कि जब भी सेल जो कि प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, कोई भी उसके अंदर क्या हो गया है, इम्परफेक्शन हो गया है, किसी भी तरीके से वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाती है, उस कंडीशन में ये बस्ट हो जाते हैं। इनके जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं और पूरी की पूरी सेल जो होती है, होल सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए अब होल सेल जब डाइजेस्ट होगी तो नेचुरल है कि ये भी नहीं रहेंगे, इसलिए इनको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, और एक इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है कि मेटामॉर्फोसिस में भी हेल्प करते हैं। ये मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म में लार्वल स्टेजेस मिलती हैं तो फिर वो एक एक करके अपनी स्टेज को क्रॉस करते हैं और एडल्ट तक पहुंचने के लिए उनको कई स्टेजेस यानी कई अपने फॉर्म्स जो होते हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। वो पूरा प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो आप जानते होंगे फ्रॉग जो होते हैं वो उनका जो लार्वल स्टेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं। और टैडपोल अगर आपने कभी देखा है या कभी पढ़ा है तो उनकी एक छोटी सी क्या होती है, टेल होती है उनके पास। ठीक है, वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है, टैडपोल में प्रेजेंट होती है, फ्रॉग्स में नहीं होती है। तो वो जो टेल है वो मैच्योरिंग स्टेज तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, लाइसोसोम्स उसमें हेल्प करते हैं। लाइसोसोम्स डाइजेस्ट टैडपोल ऑर्गन्स, तो टैडपोल के जो ऑर्गन्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस भी हेल्प करते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। अब लास्ट जो पार्ट हम देखने वाले हैं इसका वो है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स जो होती हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टोरेज है ये भी एक तरह का, और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होते हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये आप याद रखिए कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वैक्यूल्स की उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो टोनोप्लास्ट होता है ये किस में हेल्प करता है, इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है आयंस का या दूसरे मटेरियल्स का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, हायर टू लोअर, यानी जो भी मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, ये तो आप जानते ही हैं कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। लेकिन अगर वो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो एक तरह का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है। यानी जो भी कंसंट्रेशन है आउटर और इनर, उसमें आप देख सकते हैं कि हायर कंसंट्रेशन इनसाइड द वैक्यूल जो होती है वो हायर होती है, लेकिन आउटसाइड से वो इनर साइड की तरफ जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं हम कि टोनोप्लास्ट उसमें हेल्प करता है, जिससे कि आयंस जो होते हैं वो या दूसरे जो मटेरियल हैं वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाके अंदर इनसाइड मूव कर जाते हैं। इसका जो स्पेस होता है सेल का वो फिल होता है एक तरह के लिक्विड से, जिसको हम सेल सैप कहते हैं। इसका जो अंदर फिल होता है मटेरियल उसको हम सेल सैप कहते हैं। अब सेल सैप के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, देखिए स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है ये, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर, एमिनो एसिड्स, शुगर, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सेल सैप जो होता है उसका जो वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, या उसका जो आप कह सकते हैं कि केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, तो सेल सैप का केमिकल कंपोजिशन ये होता है वाटर प्लस एमिनो एसिड्स प्लस शुगर प्लस ऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड सम ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल सैप का।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि वैक्यूल्स जो होती हैं, देखिए बच्चों ये डिफरेंट टाइप की होती हैं डिफरेंट एरियाज में या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो देखिए 4 तरह की हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक तो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और दूसरी होती है फूड वैक्यूल, एंड सैप वैक्यूल और गैस वैक्यूल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हम यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स अमीबा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फूड वैक्यूल्स प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और सैप वैक्यूल की बात करें तो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसी तरह से गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर एंड साइज ऑफ वैक्यूल्स वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। जो नंबर और साइज है वैक्यूल्स का वो सेल टू सेल डिफर होता है। ये तो आप प्लांट और एनिमल सेल की जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो वहां पर आप देख चुके हैं कि एनिमल सेल्स जो होती हैं उनके अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत बड़ा आपको कहीं भी वैक्यूल नहीं दिखाई देगा। इस जैसे ये वैक्यूल, इसको कंपेयर करिए और इसको कंपेयर करिए, ये दोनों जो वैक्यूल्स हैं अगर आप इनको कंपेयर करें तो आपको दिखेगा कि एनिमल सेल की जो वैक्यूल्स होती हैं वो स्मॉल साइज की होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, जबकि प्लांट सेल की जो वैक्यूल्स होती हैं वो परमानेंट है और लार्ज साइज की होती हैं। यहाँ पर देखें आप कितना बड़ा एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि 90% वॉल्यूम ऑफ सेल को कवर कर लेता है। प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल है वो 90% ऑफ वॉल्यूम को कवर कर लेता है। इसकी वजह से उसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में ना होकर पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये इनकी एक स्पेशलाइज्ड क्वालिटी होती है प्लांट सेल्स के अंदर। उसके अलावा प्लांट सेल्स के अंदर क्योंकि वैक्यूल बहुत बड़ा होता है तो इट मेंटेन्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। सेल जो होती है उसको उसकी टर्जिडिटी और रिजिडिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स। क्लियर। अब हम फंक्शन की बात करें तो मोस्टली स्टोरेज करते हैं ये वाटर एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का, क्योंकि प्लांट्स के अंदर किसी भी तरह के स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए उनके पास जो वैक्यूल्स होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है और वो टेम्परेरी होते हैं और बहुत कम नंबर में होते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्योंकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं इसलिए उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो स्टोर होता है वैक्यूल्स के अंदर, तो वाटर एंड अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को स्टोरेज का काम करते हैं। प्लांट्स में तो स्पेशली वेस्ट मटेरियल इनके अंदर स्टोर होता ही है, तो प्लांट्स के लिए तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं उनको टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी उनको मेंटेन करने का काम करते हैं। अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन भी इसका एक फंक्शन होता है और ये होता है अमीबा के अंदर। अदर प्रोटिस्ट की बात करते हैं हम, प्रोटिस्टा के अंदर फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि एंगल्फ ऑफ फूड को अंदर लेने का काम करते हैं, उसमें एंडोसाइटोसिस होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फूड वैक्यूल्स का फंक्शन हो जाता है। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा और हम यहाँ पर पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब and share to your friends. Thanks for